नमस्कार, मेरा नाम दुर्गेश चंद्रा है। आज मैं आपको कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र जो SCERT CG बोर्ड से संबंधित है, इसकी हम दूसरी इकाई की चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने इस दूसरी इकाई में आपको 2 इसकी भाग पहले से बना चुका है। ये इसकी तीसरी भाग है। तो दूसरी इकाई में उपभोक्ता संतुलन एवं मांग। अब हम इसमें मांग जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हमको मांग और बाजार मांग का अर्थ को पढ़ना है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व और मांग के तत्व क्या हैं। हम इसमें केवल 3 टॉपिक पर मुख्य रूप से फोकस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं मांग और बाजार मांग का अर्थ। तो सामान्य बोलचाल में मांग का जो क्या होता है, अर्थ जो होता है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा से लगाई जाती है। अगर किसी वस्तु को प्राप्त करना है तो वो क्या कहलाती है, मांग कहलाती है। ये तो हो गया सामान्य अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ। मगर तो अर्थशास्त्र में मांग से तात्पर्य वस्तु की उन मात्राओं से है जो एक निश्चित समय में, यहाँ पर समय महत्वपूर्ण, कब आपको खरीदना है, निश्चित समय में निश्चित मूल्य पर। उसका मूल्य क्या होगा, उपभोक्ता बाजार में खरीदने को तैयार होता है। वो कब तैयार होता है, जब वह निश्चित समय में, किसी समय में आपको आज खरीदना है तो यही आज आपका होगा और उसकी कीमत आज कितनी है, निश्चित मूल्य पर खरीदने को बाजार में उपभोक्ता खरीदने को तैयार है, तब मांग है। मतलब आपके पास पैसा है, आपके पास, आप आज खरीदना चाहते हैं, आपके पास पैसा है और आपकी तत्परता है उस वस्तु के प्रति। तो यहाँ पर ये कह रहा है निश्चित समय में निश्चित मूल्य में उपभोक्ता जब बाजार में किसी वस्तु को खरीदने को तैयार होता है, वही क्या कहलाती है, मांग कहलाती है। इसकी अगर परिभाषा को देखें तो इसकी जो परिभाषा है, इसमें बाबर की जो परिभाषा है, इसको आप देखिए कि बाबर ने क्या कहा है। बाबर के अनुसार उपभोक्ता बाजार में निश्चित समय अवधि, एक समय अवधि होना चाहिए के अंतर्गत विभिन्न मूल्यों पर, जिस मूल्य पर है ना, विभिन्न आयों पर, उसकी आय को भी ध्यान में रखना है, मूल्य भी देखना है। मतलब व्यक्ति कोई चीज़ खरीदता है तो वो देखता है भाई कितने का है, उसके बाद अपनी आय देखता है कि मैं क्या इसको अफोर्ड कर सकता हूँ, तो अपनी आय और संबंधित वस्तु की कीमत, और वो वस्तु जो खरीदना चाहता है उससे मिलती जुलती कोई वस्तु है, उसकी क्या कीमत है, उसको ध्यान में रखकर वस्तु को खरीदता है। यहाँ पर फिर से देखिए, तो यहाँ पर बोल रहा है बाबर के अनुसार किसी वस्तु के अनुसार उपभोक्ता बाजार में निश्चित समय अवधि के अंतर्गत विभिन्न मूल्यों पर, विभिन्न आयों पर संबंधित वस्तु की कीमतों, मतलब और उससे मिलता जुलता वस्तु की कीमत को ध्यान में रखकर किसी वस्तु को खरीदता है, तो वही मांग कहलाती है। तो इसको मैं आपको और अच्छे डिटेल में इसकी परिभाषा का स्पष्टीकरण को समझाता हूं, आपको उससे और समझ में आएगा कि बाबर ने क्या कहा है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इसका स्पष्टीकरण देखिए आप, कि मांग वस्तु की कीमत की आय है ना, यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए आपको कि मांग वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, अन्य संबंधित वस्तु की कीमत एवं उपभोक्ता की रुचि का फलन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। इसको आप देखिए, मांग की कीमत है ना, मतलब कि मांग क्या है, वस्तु की कीमत। मांग जो है वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उसकी कीमत कितनी है किसी वस्तु की। मांग तब होगा जब उसकी कीमत को ध्यान में रखा जाए और उपभोक्ता अपनी आय को भी ध्यान में रखता है, और संबंधित वस्तु की कीमत क्या है वहाँ पर उसको भी ध्यान में रखा जाता है, और उपभोक्ता की रुचि, उसमें रुचि है कि नहीं का फलन है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर अगर कोई व्यक्ति बाजार से कोई चीज़ खरीदता है, मांगता है, वही मांग कहलाता है। इसको अगर हम परिभाषा के में सूत्र के दृष्टिकोण से देखें तो इसको सूत्र के रूप से हम ये कह सकते हैं dx है ना, ये f फलन हो गया, इसमें होता है px, y और t और py। ये इसमें सबसे पहले आप देखिए कि dx क्या है। dx है x वस्तु की मांग, d मतलब डिमांड, किसकी डिमांड, x वस्तु की डिमांड जो हो जाएगा dx कहलाएगा। मतलब x वस्तु की जो मांग करेंगे ये हो जाएगा dx। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे फलन f हो जाएगा। यहाँ पर y क्या है, उपभोक्ता क्या है, उसकी आय कितनी है। पहले अपन क्या कर देंगे, ये p क्या है,
उसमें पी एक्स क्या है, एक्स वस्तु की कीमत, जैसे कोई वस्तु है उसकी कीमत क्या है, और वाई क्या है, उपभोक्ता की आय। तो भाई कीमत भी देखेगा, उसका अपनी आय को भी देखेगा, और वो उपभोक्ती क्या है, उपभोक्ता की रुचि, क्या उस वस्तु के प्रति उसकी रुचि है कि नहीं, ये भी ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद पी वाई मतलब दूसरे वस्तु से संबंधित, एक्स वस्तु से संबंधित जो है दूसरे वस्तु की कीमत है, मतलब उससे मिलता जुलता। जैसे आपने कोई दो कंपनी का मोबाइल देख रहे हैं और आप लगभग सेम उसमें आपका फीचर्स हैं, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई ये वाला मोबाइल अगर 9,000 में आ रहा है और ये वाला मोबाइल 9,500 में आ रहा है, तो आप उसमें से चूज करेंगे कि आपको कौन सा मोबाइल चाहिए। तो यहाँ पर देखो मांग क्या होता है, सब इन डी एक्स, एफ, पी एक्स, वाई, टी और पी वाई, मतलब वस्तु की मांग, वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि और संबंधित वस्तु की कीमत का फलन है। ये क्या है, बाबर के अनुसार ये जो आपको परिभाषा दिया हुआ है, किसका परिभाषा है, ये मांग की परिभाषा है। ठीक है भाई, इसके बाद अपन आगे इसमें चर्चा करेंगे मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। मांग को कौन से जो तत्व हैं प्रभावित करते हैं, तो सबसे पहला तत्व इसमें है वस्तु की कीमत। सबसे पहला चीज जो होता है, मांग कब प्रभावित होता है, देखिए वस्तु की कीमत घटने पर मांग बढ़ेगी और वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर मान लो टमाटर का रेट आज 10 रुपये किलो है ना, तो आप कितना किलो लोगे, 5 किलो लोगे। यदि यही टमाटर का रेट 50 रुपये किलो हो जाएगा, है ना भाई, तो आप क्या करोगे, 1 किलो लोगे। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है, अगर वस्तु का जो है कीमत कम होगा तो मांग बढ़ेगा, और उसका अगर कीमत बढ़ जाएगा तो मांग क्या हो जाएगा, 1 किलो मतलब कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, वस्तु की जो कीमत है वो मांग को प्रभावित करती है। दूसरा जो है इसमें टॉपिक जो है वो है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय भी जो है मांग को प्रभावित करता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना हो। अगर कोई वस्तु का कीमत स्थिर है, कोई चीज़ हम लेने जा रहे हैं उसकी कीमत स्थिर है, तो क्या होता है, आय बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ेगी और आय कम होने पर वस्तु की मांग घट जाएगी। जैसे कि आपकी अगर मान लो सपोज आपको अगर किसी वस्तु की अगर कीमत फिक्स है और आपकी आय मान लो 10,000 है, तो आप वो क्या करोगे, उस वस्तु की कीमत मान लो 500 रुपये है, तो आप उसको क्या करोगे, 1 खरीदोगे। कितना खरीदोगे, यहाँ पर 1 खरीदोगे। अगर वही इसकी आपकी आय अचानक से बढ़ जाए और आपकी सैलरी कितनी हो जाए, 20,000 हो जाए, और वस्तु की कीमत फिर भी 500 ही है, तो आप क्या बोलोगे, आपका तो कम तो बढ़ गया है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, ज़्यादा खरीद सकते हो, 2, 3 जितना भी खरीद सकते हो। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि वस्तु की जो कीमत स्थिर रहने पर अगर आय बढ़ती है तो मांग बढ़ेगी और आय कम होती है तो मांग भी कम होती है। तो मतलब क्या है, यहाँ पर जो उपभोक्ता की आय है वो मांग को प्रभावित करता है। तीसरा इसमें जो पॉइंट है, धन का वितरण। ये क्या चीज़ कह रहा है, धन का वितरण, मतलब समाज में धन का वितरण भी मांग को प्रभावित करता है। यदि धन का असमान वितरण हो, मतलब कुछ व्यक्तियों के पास ही पैसा हो, कुछ व्यक्तियों के पास ही पैसा केंद्रित हो जाए, तो विलासिता की वस्तु की मांग बढ़ेगी। क्योंकि एक ही व्यक्ति के पास पैसा है, गरीबों के पास पैसा कम है, तो वो रईस होंगे, तो वो क्या करेंगे, विलासिता की वस्तु को ज़्यादा खरीदेंगे। और यदि इसके विपरीत, यदि क्या होगा, धन का समान वितरण हो जाएगा, मतलब गरीबों को भी मिलेगा, अमीरों को मिलेगा, तो आवश्यक और विलासिता दोनों वस्तु, विलासिता वस्तु अमीर खरीदेगा और आवश्यक वस्तु कौन खरीदेगा, गरीब खरीदेगा, मतलब वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी। तो ये जो है धन का जो वितरण है वो भी क्या होता है, मांग को प्रभावित करता है। उसके बाद इसमें चौथा जो टॉपिक है, उपभोक्ता की रुचि। उपभोक्ता की रुचि भी मांग को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है, यहाँ देखिए, उपभोक्ता की रुचि, आदत, रीति रिवाज के कारण भी वस्तु की मांग प्रभावित होती है। जिस व्यक्ति की रुचि किसी वस्तु के प्रति नहीं होगी, स्वाभाविक है उस वस्तु के प्रति उस व्यक्ति की मांग अगर होगी तो मांग बढ़ेगा, नहीं होगा तो मांग घटेगा। जैसे मैं आपको उसको बताता हूँ, अगर कोई व्यक्ति है जो जिसकी कोई उसमें वो रुचि नहीं है, किसी वस्तु में रुचि नहीं है, मान लीजिए अगर वो कोई व्यक्ति है कि वो अगर शराब का नहीं सेवन करता, ठीक है भाई, तो क्या होगा, वो उसको वस्तु को ध्यान ही नहीं देगा, चाहे उस वस्तु की कीमत शून्य भी क्यों ना हो, वो उसकी रुचि ही नहीं है,
तो उस वस्तु की मांग नहीं करेगा। और कोई व्यक्ति जो शराब का आदी है, अगर उसकी कीमत 100 रुपये से बढ़कर 1000 रुपये भी हो जाता है तो भी उसका क्या करेगा, मांग बढ़ेगा, मांग करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी रुचि है। जिसकी रुचि नहीं होने पर वो चाहे वो फोकट में भी उसको दे, बिना मूल्य की भी वस्तु को दे तो भी नहीं लेगा। और जिस व्यक्ति को रुचि है उसका कीमत अगर 10 गुना भी बढ़ जाए तो उसकी मांग बढ़ेगी। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि उपभोक्ता की रुचि भी वस्तु के मांग को प्रभावित करता है। उसके बाद संबंधित वस्तु की कीमत, ये क्या कहता है? संबंधित वस्तु की कीमत में हम 2 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पहला है, 2 प्रकार की होती संबंधित वस्तु। पहला होती है प्रतिस्थापन वस्तु। ये प्रतिस्थापन वस्तु क्या होती है? प्रतिस्थापन वस्तु वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के प्रयोग की जाती है, एक दूसरे के बदले प्रयोग की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं। जैसे चाय और कॉफ़ी, मान लीजिए चाय और कॉफ़ी, अगर कॉफ़ी की कीमत मान लो 20 रुपये हो जाए और चाय की कीमत 10 ही रुपये रहे तो आप क्या करोगे? भैया कॉफ़ी की जगह चाय पिला दे। अगर हाँ दोनों की कीमत 10-10 रुपये है तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। उसी प्रकार यदि चाय की कीमत 20 रुपये हो जाए और कॉफ़ी की कीमत क्या हो जाए, 10 रुपये हो जाए तो आप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है, अगर प्रतिस्थापित वस्तु का मूल्य में परिवर्तन होता है तो मांग बदल जाता है। चाय की जगह व्यक्ति कॉफ़ी और कॉफ़ी की जगह व्यक्ति चाय लेता है। फिर इसमें जो है दूसरा है संबंधित वस्तु की कीमत में पूरक वस्तु। पूरक वस्तु क्या होता है? पूरक वस्तु मतलब जिनके बिना हम उस चीज़ को नहीं चला सकते। जैसे गाड़ी की बात है, वह वस्तु जिनका उपयोग एक साथ किया जाता है। गाड़ी, पेट्रोल, बिना पेट्रोल के गाड़ी चल सकती है? नहीं चल सकती। तो अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, पेट्रोल कीमत क्या होगी? बढ़ती है तो क्या हो जाएगा? गाड़ी की बिक्री क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर पेट्रोल की कीमत घटती है तो क्या हो जाएगा? गाड़ी की खरीदी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, अधिक हो जाएगा। यही कह रहा है पूरक वस्तुओं में इसका ये तात्पर्य होता है। इसके बाद जो छठवां जो है मांग को प्रभावित करते हैं वो होता है मौसम और जलवायु। ये क्या होते हैं भाई? जैसे आपने देखा होगा कि मौसम और जलवायु का भी मांग पर प्रभाव पड़ता है। जैसे गर्मी के दिनों में पंखा, कूलर, फ्रिज, एसी, कोल्ड ड्रिंक आदि की मांग बढ़ जाती है। और उसी प्रकार जब ठंड का मौसम आता है तो ठंड में क्या हो जाता है भाई कि ऊनी कपड़े, हीटर आदि की मांग बढ़ जाती है। तो ये मौसम के साथ भी क्या होता है? मांग में परिवर्तन होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है मांग को प्रभावित करने वाला जो तत्व है इसमें होता है आपके जनसंख्या। जनसंख्या कैसे हो? जनसंख्या, देश की जनसंख्या भी मांग को प्रभावित करती है। जैसे जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है या ये जनसंख्या गति ज़्यादा है तो बच्चों की संख्या अधिक होगी तो खिलौने और बिस्किट की मांग बढ़ेगी। ठीक है भाई, अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो बच्चे ज़्यादा होंगे तो खिलौने और बिस्किट की मांग बढ़ेगी। अगर जनसंख्या सीमित रहेगी, कम रहेगी तो क्या हो जाएगा? सीमित होने पर यहाँ पर तीव्र गति से ना बढ़े तो वृद्धों की संख्या में वृद्धि होगी। मतलब जो बूढ़े हैं, वो बुजुर्ग हैं, वो ज़्यादा बढ़ेंगे, जिससे वो जो उनके उपयोग की चीज़ें हैं जैसे घड़ी है, चश्मा है, इसकी मांग बढ़ेगी। तो जनसंख्या भी मांग को इस प्रकार से प्रभावित करते हैं। फिर नेक्स्ट है व्यापार चक्र। इसमें अपन को क्या करना है? ये क्या चीज़ कह रहा है? व्यापार चक्र क्या है? व्यापार चक्र में क्या बोला जा रहा है कि व्यापार चक्र जो होता है, यहाँ पर व्यापार चक्र जब तेजी से आता है तो रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। मतलब व्यापार चक्र अगर आता है तो तेजी से क्या होता है? रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, जिससे आय बढ़ती है। स्वाभाविक सी बात है, अगर रोजगार बढ़ेगा तो आय बढ़ेगा और आय बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? मांग बढ़ेगा। उसी प्रकार यदि मंदी आएगी, जैसे अभी कोरोना का समय है, आज जो है मंदी का दौर है, तो मंदी पे क्या हो जाता है? मांग में कमी आती है। तो जैसे जैसे रोजगार, क्योंकि अभी मंदी के दौर में क्या होगा? रोजगार कम होते हैं और तेजी के समय क्या होते हैं? नए नए रोजगार पैदा होते हैं, जिससे आय बढ़ने लगती है। और मंदी के दौर में क्या होता है? रोजगार कम होता है तो पैसे कम आते हैं, तो मांग में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। इसके बाद इसमें जो मांग को प्रभावित करने वाले अगला जो कारक है वो है भविष्य के मूल्य में परिवर्तन की आशा। अगर भविष्य में मूल्य में परिवर्तन की आशा हो तो मांग में परिवर्तन होने लगते हैं, है ना। यदि किसी वस्तु का मूल्य भविष्य में बढ़ा तो मांग बढ़ेगी, यदि भविष्य में वस्तु का मूल्य कम होगा तो मांग घट जाएगी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ कि जैसे अभी प्याज की जो कीमत है मान लो 10 रुपये किलो है,
ठीक है भाई, 10 रुपये किलो है तो आप उसको चाहे तो 1 किलो लो, 2 किलो लो, रेट स्थिर है। मगर आपको ये पता चले कि जो 10 रुपये का जो चीज़ है वो आपका कितना हो जाने वाला है, 50 रुपये हो जाने वाला है। तो आप क्या करोगे, जहाँ 1-2 किलो लाते थे आप बोलोगे अभी 10 रुपये है, अभी मैं सीधा सीधा 20 किलो ले लेता हूँ भैया, फिर कुछ दिन बाद ये रेट क्या होने वाला है, 50 होने वाला है। ये हो गया। अगर मान लो सपोज अगर आज 50 प्याज की कीमत मान लो 20 रुपये है और आपको ये पता चले कि आप 1 किलो या 2 किलो ले रहे हैं, आपको अगर ये पता चले कि जो प्याज की कीमत है वो घट के 10 रुपये होने वाला है, तो आप क्या करोगे, आप अभी प्याज की जो मात्रा है उसको बोलोगे भैया अभी रुक जा, कुछ दिन में तो कम होने वाला है, रोज अपन आधा किलो ले आते हैं। तो ये जो खरीदी जिसकी जो है कम हो जाती है, मतलब मांग कम हो जाता है, तो भविष्य में जो मूल्य परिवर्तन की आशा से वस्तु की मांग में भी कमी या वृद्धि होती है। यही कहा जा रहा है कि भविष्य के मूल्य में मूल्य परिवर्तन की आशा से भी मांग प्रभावित होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें सरकारी नीति। सरकारी नीति भी किस प्रकार से मांग को प्रभावित करती है, इसमें देखिए सबसे पहले आप इसको देखिए, सरकार की नीति वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। यदि सरकार जो है कर, यहाँ पर कर होगा, कर विधि करे, कर को अगर कम करे तो मांग क्या होगा, कम हो जाएगा, और यदि करों में कमी करे, वृद्धि है ये, आपको अगर करों में वृद्धि करे तो मांग कम हो जाएगा और करों में कमी करे तो मांग में वृद्धि हो जाएगी। मतलब अगर सरकार अगर मान लो जैसे कि किसी चीज़ में 50% टैक्स लगाता है, तो भैया आप क्या करोगे, आपका पैसा टैक्स में चला जाएगा, आप खरीदी कम करोगे। अगर यही चीज़ अगर वो 25% टैक्स लगाएगा तो आप क्या कर सकते हो, आपका पैसा कुछ बच जाएगा, तो आप खरीदी वृद्धि कर सकते हो। तो सरकार की जो कर नीति है वो भी क्या हो सकती है, मांग को प्रभावित करती है। अब हम मांग के आवश्यक तत्वों पर चर्चा करेंगे। तो मांग के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं। सबसे पहले है इच्छा। मांग के लिए इच्छा की अनिवार्यता आवश्यक है। अगर किसी वस्तु की इच्छा नहीं होगी तो उसकी मांग नहीं की जा सकती। जैसे आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो उस वस्तु को आप मांगेंगे नहीं, उसके बारे में सोचेंगे नहीं, तो मांग तब होना चाहिए या तब होगा जब उस वस्तु के प्रति आपकी इच्छा होगी। तो मांग के लिए सबसे अनिवार्य और महत्वपूर्ण जो तत्व है वो होती है इच्छा। बिना इच्छा के मांग नहीं हो सकता। तो सबसे जो पहला टॉपिक है इसमें पहला पॉइंट है इच्छा अनिवार्य है, क्या चीज़ के लिए, मांग के आवश्यक तत्व के लिए। उसके बाद दूसरा साधन, आपके पास इच्छा तो है कि आपको कोई चीज़ चाहिए, जैसे आपको कार चाहिए, कार की आपकी इच्छा है, पर आपके पास क्या साधन है। साधन का तात्पर्य है क्या आपके पास उसको खरीदने की ताकत है, पैसा है। तो साधन नहीं होने पर यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है परंतु साधन नहीं है तो भी वह साधन के अभाव में इच्छा को मांग में परिवर्तन नहीं कर सकता। आपके पास अगर साधन नहीं है, इच्छा है और साधन नहीं है तो भी आप मांग में उसको परिवर्तित नहीं कर सकते। तो मांग के लिए इच्छा और साधन भी होना चाहिए, मतलब ये दो तत्व तो होने चाहिए। और तीसरा तत्व क्या है इसमें तीसरा तत्व है तत्परता। तत्परता का तात्पर्य क्या है, इसको देखिए, किसी व्यक्ति के पास इच्छा भी है और साधन भी है परंतु वह खर्च करने की तत्परता नहीं जुटा पा रहा है। मतलब खर्च करने की तत्परता भी होना चाहिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति उस चीज़ को खर्च करने की ताकत ही नहीं जुटा पा रहा है, पैसा है, जैसे कार उसको लेना है, कार उसके पास, उसकी इच्छा है कार लेने की, उसके पास साधन, मतलब 5 लाख रुपए भी है, 5 लाख की मान लो कार लेना है, तो उसके पास साधन भी है और इच्छा भी है, परंतु वो 5 लाख रुपए को खर्च करने की तत्परता नहीं जुटा पा रहा है। वो व्यक्ति क्या है, कंजूस व्यक्ति है। उस पर खर्च करने के लिए बहुत बार क्या है, वो क्या कर रहा है, वो सोच रहा है। तो मगर वो सिर्फ सोच रहा है, वो खर्च नहीं कर पा रहा है। तो ये मतलब क्या हुआ कि अपने जो खर्च करने की तत्परता को नहीं दिखा पा रहा है। तो खर्च करने की तत्परता भी बहुत ही आवश्यक है। इच्छा और साधन के साथ साथ खर्च करने की जो तत्परता है वो भी क्या कहलाएगी, आपकी मांग के आवश्यक तत्व। इसके बाद अपन चौथा देखेंगे, इसमें निश्चित मूल्य। ये निश्चित मूल्य क्या है,
निश्चित मूल्य क्या है? मांग, जो यहाँ पर निश्चित मूल्य को देखिए, जो है मांग का महत्वपूर्ण तत्व निश्चित कीमत का होना है। जैसे 100 किलो गेहूं की मांग होती है, आपने केवल 100 किलो गेहूं दे बोला तो ये अपूर्ण है। क्यों अपूर्ण है? पूर्ण नहीं होता है, कहना उचित होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? 100 किलो 30 रुपये प्रति किलो की दर से, मतलब यहाँ पर कितना रुपये, उसका मूल्य कितना है? मूल्य जरूरी है। तो मांग तब पूरा होता है जब निश्चित मूल्य पर आप किसी चीज़ को मांगते हैं। आपको पूरा बोलना पड़ेगा कि उसका रेट पता करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप गए और उठा के ले आए, आपको उसका निश्चित मूल्य भी पता होना चाहिए, तभी वो मांग कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद निश्चित समय, ये क्या कह रहा है इसको देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें कहा जा रहा है यदि किसी वस्तु को के लिए इच्छा है, साधन भी है और खर्च करने की तत्परता है और निश्चित मूल्य, उसको मूल्य भी पता है, परंतु निश्चित समय से संबंधित नहीं है, वो समय नहीं बता रहा है, अभी नहीं लूंगा मगर लूंगा, तब भी वह क्या होगा? मांग अपूर्ण कहलाएगा। मतलब साथ में उसके पास क्या होना चाहिए? उसको निश्चित समय। तो ये 5 जो तत्व है, निश्चित समय, निश्चित मूल्य और खर्च करने की तत्परता, साधन और इच्छा, ये जो पांचों जो चीज हैं वो मांग के लिए आवश्यक तत्व कहलाते हैं। तो आज ये टॉपिक जो है आज का ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में आपको हम फिर इसको बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। अब हम मांग के आवश्यक तत्वों पर चर्चा करेंगे। तो मांग के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं? सबसे पहले है इच्छा। मांग के लिए इच्छा की अनिवार्यता आवश्यक है। अगर किसी वस्तु की इच्छा नहीं होगी तो उसकी मांग नहीं की जा सकती। जैसे आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो उस वस्तु को आप मांगेंगे नहीं, उसके बारे में सोचेंगे नहीं। तो मांग तब होना चाहिए या तब होगा जब उस वस्तु के प्रति आपकी इच्छा होगी। तो मांग के लिए सबसे अनिवार्य और महत्वपूर्ण जो तत्व है वो होती है इच्छा। बिना इच्छा के मांग नहीं हो सकता। तो सबसे जो पहला टॉपिक है, इसमें पहला पॉइंट है इच्छा अनिवार्य है। क्या चीज़ के लिए? मांग के आवश्यक तत्व के लिए। उसके बाद दूसरा साधन। आपके पास इच्छा तो है कि आपको कोई चीज़ चाहिए, जैसे आपको कार चाहिए, कार की आपकी इच्छा है, पर आपके पास क्या साधन है? साधन का तात्पर्य है क्या आपके पास उसको खरीदने की ताकत है, पैसा है? तो साधन नहीं होने पर यहाँ पर क्या बोल रहा है? यदि किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है परंतु साधन नहीं है तो भी वह साधन के अभाव में इच्छा को मांग में परिवर्तन नहीं कर सकता। आपके पास अगर साधन नहीं है, इच्छा है और साधन नहीं है, तो भी आप मांग में उसको परिवर्तित नहीं कर सकते। तो मांग के लिए इच्छा और साधन भी होना चाहिए। मतलब ये दो तत्व तो होने चाहिए। और तीसरा तत्व क्या है इसमें? इसमें तीसरा तत्व है तत्परता। तत्परता का तात्पर्य क्या है? इसको देखिए, किसी व्यक्ति के पास इच्छा भी है और साधन भी है परंतु वह खर्च करने की तत्परता नहीं जुटा पा रहा है। मतलब खर्च करने की तत्परता भी होना चाहिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति उस चीज़ को खर्च करने की ताकत ही नहीं जुटा पा रहा है, पैसा है, जैसे कार उसको लेना है, कार उसके पास, उसकी इच्छा है कार लेने की, उसके पास साधन, मतलब 5 लाख रुपए भी है, 5 लाख की मान लो कार लेना है, तो उसके पास साधन भी है और इच्छा भी है, परंतु वो 5 लाख रुपए को खर्च करने की तत्परता नहीं जुटा पा रहा है। वो व्यक्ति क्या है? कंजूस व्यक्ति है। उस पर खर्च करने के लिए बहुत बार क्या है, वो क्या कर रहा है? वो सोच रहा है। तो मगर वो सिर्फ सोच रहा है, वो खर्च नहीं कर पा रहा है। तो ये मतलब क्या हुआ कि अपने जो खर्च करने की तत्परता को नहीं दिखा पा रहा है। तो खर्च करने की तत्परता भी बहुत ही आवश्यक है। इच्छा और साधन के साथ साथ खर्च करने की जो तत्परता है वो भी क्या कहलाएगी? आपकी मांग के आवश्यक तत्व। इसके बाद अपन चौथा देखेंगे, इसमें निश्चित मूल्य। ये निश्चित मूल्य क्या है? निश्चित मूल्य क्या है? मांग, जो यहाँ पर निश्चित मूल्य को देखिए, जो है मांग का महत्वपूर्ण तत्व निश्चित कीमत का होना है। जैसे 100 किलो गेहूं की मांग होती है, आपने केवल 100 किलो गेहूं दे बोला तो ये अपूर्ण है। क्यों अपूर्ण है? पूर्ण नहीं होता है, कहना उचित होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? 100 किलो 30 रुपये प्रति किलो की दर से। मतलब यहाँ पर कितना रुपये, उसका मूल्य कितना है?
मूल्य जरूरी है। तो मांग तब पूरा होता है जब निश्चित मूल्य पर आप किसी चीज़ को मांगते हैं। आपको पूरा बोलना पड़ेगा कि उसका रेट पता करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप गए और उठा के ले आए, आपको उसका निश्चित मूल्य भी पता होना चाहिए, तभी वो मांग कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद निश्चित समय, ये क्या कह रहा है इसको देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें कहा जा रहा है यदि किसी वस्तु को के लिए इच्छा है, साधन भी है और खर्च करने की तत्परता है और निश्चित मूल्य, उसको मूल्य भी पता है, परंतु निश्चित समय से संबंधित नहीं है, वो समय नहीं बता रहा है, अभी नहीं लूंगा मगर लूंगा, तब भी वह क्या होगा, मांग अपूर्ण कहलाएगा। मतलब साथ में उसके पास क्या होना चाहिए, उसको निश्चित समय। तो ये 5 जो तत्व है, निश्चित समय, निश्चित मूल्य और खर्च करने की तत्परता, साधन और इच्छा, ये जो पांचों जो चीज हैं वो मांग के लिए आवश्यक तत्व कहलाते हैं। तो आज ये टॉपिक जो है आज का ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में आपको हम फिर इसको बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।